हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। आज के न्यूज़पेपर की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज 6 जनवरी के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। पहली चीज़ तो आपने सबने ये न्यूज़ देख ली होगी कि जो पीएम है उनकी एक कोई रैली थी पंजाब में, उनको वहाँ पे एंटर नहीं होने दिया या फिर वो स्टक हो गए एक फ्लाईओवर पे। ये फोटो आप देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि पहली चीज़ तो कि अमित शाह, ठीक है, अमित शाह जो होम मिनिस्टर है हमारे, ही कॉल्ड। तो ये पहली चीज किसका कंसर्न आ गया हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनल सिक्योरिटी GS3 में जो हम बात करेंगे। नंबर 2 ये सेंटर स्टेट रिलेशंस का भी इशू है, GS2 में हम बात करेंगे। नंबर 3 के ये भी एक हम बात कर सकते हैं कि जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात करते हैं 1951 की, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो क्या डेमोक्रेसी से ऊपर हो चुकी हैं ये चीजें कि जो रैली नहीं हो पाई उनकी या फिर उनको रोक लिया गया। इस तरह की जो चीजें हैं वो हम यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, मुझे लगता है बहुत ही न्यूट्रल होना चाहिए, ना तो किसी एक सरकार के हक में ना ही किसी और सरकार के हक में। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जहां पे वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, रैली की बात तो अलग है, लेकिन वहां से निकलने के लिए जो पुलिस है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हम बात यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 2 जो यहाँ पे आज न्यूज आती है वो है रिगार्डिंग दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि भाई जो 8 लाख का कैप है वो बिल्कुल सही है, मतलब वो बेस्ट वे है टू फॉरवर्ड। और इसमें जो मेन कंसर्न चल रहा है आज की डेट में वो यही कंसर्न चल रहा है कि हमें ये देखने को मिला कि जो नीट की जो काउंसलिंग है ना, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, वो रुकी हुई थी। उस कॉन्टेक्स्ट में ये केस आया था। तो उन्होंने बोला कि भाई इस काउंसलिंग को हम नहीं रोक सकते, जल्दी से जल्दी जो केस है उसको लेते हैं। तो अभी जो फिलहाल ये डिसीजन निकल के आ रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये बोला है कि भाई जो हमारी ये जो चीज है, ये जो कॉम्पोनेंट हमने 8 लाख जो रखा हुआ है, सरकार ने बोला है वो बिल्कुल सही कैप है, तो हमने वो उसी के साथ में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये जो EWS कोटा है उसके बारे में 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज तो 10% EWS कोटा दिया गया है, ठीक है जी। और ये अमंग किसके है? अमंग हायर कास्ट, ठीक है, अमंग हायर कास्ट। ये भी चीज हमने याद रखनी है कि अमंग हायर कास्ट है ये, ठीक है जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा। और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 का, उस टाइम पे हमने इसको डाला और हमने अमेंड किया आर्टिकल 15 और 16 यहाँ पे, और हमने इंक्लूड कर दिया आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6, जिसके बीच में अगर मैं 15 में बात करूं तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं रिगार्डिंग कॉलेजेस, कोई भी चीज है, तो वहां पे हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। लेकिन 16 में हम बात करते हैं जॉब की, ठीक है जी। जॉब जो मतलब जो सरकारी नौकरी है उसमें अगर जॉब की हम बात करें तो उसमें जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है 10% अमंग हायर कास्ट, तो वो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में आएगा। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो चीज है, पहले ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो 50% चल रही थी रिगार्डिंग SC ST और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, मतलब SEBC, मतलब जो हम पहले अदर बैकवर्ड क्लासेस को सोशली एंड एजुकेशनली जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस है वो हम बात करते हैं। और आपने यही जो चीज है, मैं बेशक आपको पता होएगा, लेकिन कई बार हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि OBC का मतलब क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का, कि मतलब वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं, वो इकोनॉमिकली नहीं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड आपने बताना है, ठीक है जी। अब इसमें आगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये जो अमेंडमेंट की गई EWS को 10% कोटा प्रोवाइड हुआ है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर 1 तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये एड्रेस करेगा इनइक्वालिटी को, ठीक है जी, एड्रेस कर देगा इनइक्वालिटी को। मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी इन द सेंस के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस है उनको एक्सक्लूड रखा गया था। तो अगर उनके पास पैसे नहीं है वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे या फिर कुछ और जॉब कैसे कंडक्ट कर पाएंगे, तो उनको देखते हुए ये वाली चीज प्रोवाइड की गई है। नंबर 2 यहाँ पे इकोनॉमिकल जो बैकवर्डनेस है उसको रिकॉग्नाइज किएगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको पहले ही बताया कि OBC में एक हमने कैप तो रखा हुआ है कि अगर इतनी इनकम होगी तो हम रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपने इसमें ये भी चीज याद रखनी है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस है उनको ही वो कोटा प्रोवाइड किया जा रहा था, ना कि इकोनॉमिकली वालों को। तो ये अब इकोनॉमिकली हो गया। नंबर 3 यहाँ पे हमने देखा कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी रिड्यूस हो सकती है। वो कैसे रिड्यूस हो सकती है? तो हमारे दिमाग में एक स्टिग्मा जो एक कंपोनेंट है वो भर चुका है कि भाई जो रिजर्वेशन का मतलब है SC ST या रिजर्वेशन का मतलब है कास्ट, तो वो वाला जो स्टिग्मा है वो भी थोड़ा दूर होता नजर आएगा कि अब तो रिजर्वेशन इज ऑल्सो अमंग दी हायर कास्ट।
ठीक है जी। लेकिन इसके ये तो हो गया सिग्निफिकेंस, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं। और पहला कंसर्न क्या है? अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। सरकार ने इसको पास कर दिया, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में दे दिया, लेकिन उनके पास कुछ सच जो हम बात करें कि जो डेटा है वो बहुत अच्छे वे से उनके पास नहीं था। नंबर 2, इसने ब्रीच कर दिया जो रिजर्वेशन कैप बनाया गया था इंदिरा साहनी केस में 1992 में, जो उन्होंने बोला था कि भाई 50% से जो रिजर्वेशन है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो वो कैप है वो ब्रीच हो चुका है। ठीक। अब नंबर 3, ये जो क्राइटेरिया दिया गया है जिसके बारे में यहाँ पे हमने चर्चा की थी, जो न्यूज आ रही है कि जो एंड द क्राइटेरिया इज आल्सो आर्बिट्रेरी क्राइटेरिया, मतलब व्हाट आई मीन टू से कि कहीं कहीं पे जो जीडीपी है, जो पर कैपिटा इनकम है, किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है, लाइक इन दी गोवा इज हैविंग द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम ऑफ 4 लाख रुपीज, बट अगर हम बिहार की बात करें, ऑन दी अदर हैंड दे आर हैविंग ओनली 40,000 पर कैपिटा इनकम, राइट। तो इस तरह से ये जो क्राइटेरिया है उसको थोड़ा आर्बिट्रेरी हमने कर दिया है, मतलब इट्स जो मेडिसिन है वो तो गवर्नमेंट ने सही दी है, लेकिन लोग गलत पकड़ लिए, है ना, कि जो क्राइटेरिया था वो हर एक स्टेट के लिए या फिर हर एक बंदे के लिए अलग हो सकता था, ऐसा बनाया जा सकता था, उसी के वजह से ये केस चल रहे हैं आजकल। तो हमने जो बात की, सो दिस इज अबाउट द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपको इसके साथ में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पता होनी चाहिए, विच इज रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन। ये रिजर्वेशन की एक्सटेंशन की थी हमने 104 में फॉर द एससी, फॉर द एसटी, ठीक है जी। और कितने साल के लिए? 10 ईयर्स के लिए, 2030 तक ये रहेगी रिजर्वेशन। और ये कहाँ पे है? लोकसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर राज्यसभा में किसी भी किस्म की रिजर्वेशन नहीं है। ठीक, 104 हमें पता होना चाहिए था, तो ये हमने पता किया। और इसी के साथ में अगर हम बात करें, 104 पता चल गया, 103 पता चल गया, 102 इज रिगार्डिंग के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है जी, एक कमीशन है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। अगर हम 101 की बात करें तो इससे पास हुआ था जीएसटी। और अगर हम 100th अमेंडमेंट की बात करें तो इससे हमारा जो था एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स, आपको पता ही होएगा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ में, वो हमने इशू सॉल्व किया। और जो 99th अमेंडमेंट है वो क्या थी? एनजेक, जिसको बाद में कैंसिल आउट कर दिया, जिसको बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हायर अथॉरिटी। ठीक है जी। अब नंबर 3, जो मेंस का एग्जाम है वो सेम शेड्यूल पे होएगा, मतलब ये जो केस चल रहा था उसके बारे में जानकारी है कि कोविड का जो भी प्रभाव है वो ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड आपने देखा होगा कुछ कॉलेजेस और कई स्टेट्स में तो लॉकडाउन की कंडीशंस बन चुकी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो मेंस का एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, वो जो भी स्टिपुलेटेड टाइम उन्होंने पहले प्रोवाइड कर रखा है उसी के दौरान ही होएगा। नंबर 4, जो आज के न्यूज़पेपर में न्यूज़ है, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, चिलिका लेक के बारे में न्यूज़ है। चिलिका लेक में जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आए हैं, ठीक है जी। और ये लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है, ये एशिया की लार्जेस्ट है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट लेगून है। यहाँ पे विंटर्स में हमेशा माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द कैस्पियन सी, लेक बाइकल, अरल सी और रशिया मंगोलिया के पार्ट से यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आते हैं, ठीक है जी। और ये फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बना था, मतलब रामसर कन्वेंशन के अंदर ये आया था। यहाँ पे इरावाडी डॉल्फिन भी मिलती हैं और ये इरावाडी जो डॉल्फिन है इसका जो IUCN स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, ये आपने याद रखना है, इंडेंजर्ड है। और इरावाडी डॉल्फिन को एज जनरल ट्रू फ्रेश वाटर डॉल्फिन नहीं बोला जाता, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर में भी रह सकती है, मतलब शोर्स पे भी रहती है। अब आगे हम बात करें कि ये जो चिलिका लेक है उसके अंदर एक आइलैंड बन रखा है जिसका नाम है नालाबना आइलैंड। और ये जो नलबना आइलैंड है ये भी एक बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 1987 में। कालीजाई टेम्पल है जो, वो भी चिलिका लेक के जो आइलैंड है वहाँ पे लोकेटेड है। ये आपने सारा चीज़, ये जो कंपोनेंट है इसको याद रखना है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप निकालना चाहते हो तो इसके जो ये जितने भी सी दिए हुए हैं, जितने भी हमें लोकेशंस आई हैं आज की डेट में, लोकेशंस की आप बाउंड्रीज टच कर सकते हो, बाउंड्रीज चेक कर सकते हो कि भाई किसकी बाउंड्री किसके साथ लग रही है। सो 4th न्यूज़ तो ये थी। 5th, ये एडिटोरियल है, देखिएगा एडिटोरियल में क्या दिया गया। चाइनीज चैलेंज ने हमें ये बता दिया कि हमारे ही जो इंडिया है उसमें कमियां क्या हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो हमने देखा कि जी 2014 में हमने देखा कि जो कॉन्फ्लिक्ट के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, है ना। फिर उसके बाद में चाइनीज जो डिप्लोमेटिक मूव्स हैं वो अग्रेसिव रहे हैं, पहली चीज़ ये बता रहे हैं। नंबर 2 उन्होंने बोला अरुणाचल प्रदेश में हमने देखने को मिला, और अरुणाचल में जो चीज़ हुई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्रीज ने बोली उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, अरुणाचल तो हमारा है, हमारी लैंड है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, तो उससे
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, हमने ये भी देखा कि एक एक्ट आया इनके पास, मतलब इन्होंने एक लॉ पास कर दिया जिसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, मतलब उसका नाम है लैंड बाउंड्री लॉ। उसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, मतलब चाइना की जो आर्मी है, वो कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकती है अगर कोई इन्वेजन है, इंक्रोचमेंट है, इन्फिल्ट्रेशन है, प्रोवोकेशन है, या सेफगार्ड कर सकती है चाइनीज टेरिटरी को। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये हमने याद रखनी है। और ये जो लॉ है वो सपोर्ट करता है कि जो कंस्ट्रक्शन की गई है 622 आयो कैंग बॉर्डर विलेज बाय चाइना अलोंग इट्स डिस्प्यूट बॉर्डर विद द इंडिया। एक कंपोनेंट है, एक लैंड का टुकड़ा है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन वहां पे जो चाइना है वहां पे उन्होंने विलेज के कुछ सेटलमेंट्स किए हैं, तो वो भी इसमें प्रोटेक्शन दे रहा है, ये जो लॉ बनाए गए हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का रहा है। पहली चीज तो जो लीडरशिप है, पहले उन्होंने काफी अच्छे वे से बात करनी स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में जो बातें हैं, जो इनफॉर्मल टॉक्स हैं या फॉर्मल टॉक्स हैं, वो काफी हद तक बंद हो चुकी हैं। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे बात करें, लेकिन हमारी भी थोड़ी अग्रेसिव पॉलिसी है, जैसे हम क्वाड की बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अगर हम बात करें टिल्टेड टुवर्ड्स द यूएसए। ठीक है जी, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे ऑकस बना लिया गया है, लेकिन यूएसए का जो रेलिवेंस है वो इतना खास हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमने अभी देखा कि कितनी जल्दी जल्दी, कितनी तेजी में उन्होंने अपनी जो फोर्सेज है वो अफगानिस्तान से हटा ली। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि जो क्रिस्टल क्लियर है अभी तो पिक्चर के भाई यूएसए का जो रेलिवेंस पहले था वो अभी नहीं। तो हमें वैसे तो हमने कल भी एक एडिटोरियल या परसों एडिटोरियल देखा था कि जिसमें हम अब विश्वास रख रहे हैं बाइलेटरल में नहीं, मल्टीलेटरल में। तो अभी हमारे पास जो रशिया वाला मूव है वो अभी पड़ा है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन बड़ा अच्छा है कि अगर हम कभी भी इंडिया चाइना रिलेशंस में, मतलब GS2 IR का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम कंक्लूजन में ये चीज डाल सकते हैं कि एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात उन्होंने बोला कि जब 2002 के राइट्स हुए, मतलब दंगे हुए थे, तो जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी वो काफी हद तक उन्होंने बैन कर दिया था कि चीफ मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब देन चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी। तो उन्होंने चाइना को काफी बार क्या किया था, उन्होंने विजिट किया, और वहां पे आप मान के चलो कि जो ग्रोथ स्टोरी है उनकी वहां पे देखी, गुजरात मॉडल में अप्लाई किया है ना। और उसके बाद में हमने देखा कि जो मिस्टर जाय के साथ में वो मिले थे एटलीस्ट 18 टाइम्स, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट होने के बाद में भी कभी मिले ही नहीं है। तो जो इनफॉर्मल टॉक्स थी, फॉर्मल टॉक्स थी, वो सारी बंद हो चुकी है। तो ये कंक्लूजन पहली चीज ये। नंबर 2, मतलब क्या है कि ये जो पर्सनैलिटी सेंट्रिक डिप्लोमेसी हमारी चल रही है उसको छोड़ के हमने कंट्री सेंट्रिक या फिर हमारा जो अच्छा जिसमें होता है वो हमें फोकस उस पर भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन बड़ा अच्छा बन सकता है। ये दोनों पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लेने हैं एज अ कंक्लूजन इन द इंडिया चाइना रिलेशन, है ना। जैसा क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पे डाल सकते हैं। नंबर 6 अगर हम बात करें तो एक ये डेटा आया हुआ है, कहते हैं जी जो बैड लोन्स है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। और ये बैड लोन्स डिक्लाइन कैसे हो रहे हैं? पहली चीज तो बैड डेट डिप्स। ठीक है जी, जो ग्रोस एनपीएस हैं वो डिक्लाइन हो चुके हैं 7.3%, ये हमने नोट डाउन किया यहाँ पे। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि राइट ऑफ देखो कैसे होता है कि जब बैलेंस शीट भर जाती है बैंक की किसी की भी, तो उस बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए जो बैंक है वो राइट ऑफ कर देता है, मतलब बैलेंस शीट को साफ करने के लिए। राइट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि बंदा लोन ही भूल जाएगा, कि कोई बंदा लोन लेकर गया हुआ है, लोन उनको याद रहता है, लेकिन बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए वो राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कोई स्पेशल मेंशन अकाउंट की अगर हम बात करें, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 क्या होता है? जब लोन की जो अमाउंट है ओवरड्यू रहती है 30 to 60 डेज के लिए, ये आपने याद रखना है। नंबर 2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 होता है एक हमारी, तो 60 to 90 डेज। ठीक, अब उसके बाद में नंबर 4 अगर हम बात करें, जो रिकवरी है, ठीक है, जो रिकवरी है वो सबसे ज्यादा तो किससे हुई है? सरफेसी एक्ट से। सरफेसी एक्ट से हमने एक चीज कंपोनेंट डाला, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या करती हैं? जैसे कोई एनपीएस हो गए या कुछ और चीज है, अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रखी है किसी भी बैंक की, तो बैंक बोलेगा कि लेट्स से कि कोई बैंक है एबीसी, और एबीसी के पास जो एनपीएस है वो 100 करोड़ के हैं, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी कि भाई ये जो एनपीए है मुझे बेच दो 50 करोड़ के, मैं ले रहा हूं, और मैं आगे जिससे मर्जी पैसे लूं बंदे से, मतलब इन अ लीगल वे, कोई मार धाड़ करके नहीं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे आईबीसी की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में 2 कंपोनेंट हमें देखने को मिले थे। नंबर 1 यहाँ पे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स आते हैं, नंबर 2 यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल्स आते हैं। इन दोनों की सपोज कर लो यहाँ पे कोई डिसीजन आपको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल का पसंद नहीं आया या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का पसंद नहीं आया, तो आप अप्रोच कर सकते हो NCLAT। और ये NCLT, NCLAT, ये तीनों के तीनों या दोनों के दोनों ये जो चीज है ये कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी हुई है।
ठीक है, आपने ये याद रखना है। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या था कि हमारी कंट्री में ऐसा चीज हो रही थी कि कंपनी का जन्म लेना तो इजी था, मतलब कंपनी को लगाना इजी था, लेकिन अगर कंपनी नुकसान में है या घाटे में है तो उसको बंद करना बड़ा डिफिकल्ट था। तो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में डीआरटी, एनसीएलटी, एनसीएलईटी तो आया ही आया, इसमें एक और चीज हमने कंपोनेंट देखा जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं, ये जो कंपनीज हैं उनको बंद करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं हम। नंबर 7 है जो परचेजिंग मैनेजर। अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, वो वाला जो कंपोनेंट यहाँ पे डाला गया है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको जरा कि भाई जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है, बाद में मतलब सर्विसेज की अलग, मैन्युफैक्चरिंग की अलग, हर एक डेटा को इकट्ठा करता है, बाद में उसको मतलब डेटा को अलग अलग लेगा और बाद में उसको इकट्ठा कर देगा। और परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है जो वो अलग रहता है, इंडस्ट्रियल जो हमारा इंडेक्स रहता है। ठीक है जी, और जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो कौन निकालता है, एक मार्केट करके है, MARKIT IHS मार्केट, वो इसको निकालता है, आपने इसको याद रखना है। नंबर 8 NCLAT, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस के कंपनीज एक्ट 2013 के ही अंदर आता है। अगर NCLT के डिसीजन से, DRT के डिसीजन से कोई खुश नहीं है तो NCLAT को अप्रोच कर सकता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल, सॉरी। ठीक है जी। नंबर 9 अगर हम बात करें, ये भी एक न्यूज आई हुई है कि भाई आपने सुना ही होगा कि भाई जो चाइना है वो ब्रिज बना रहा है पेंगोंग त्सो के लेक के ऊपर। तो इसमें क्या क्या चीज हो सकती है? पहली चीज तो यार, वो जो चाइना अगर ब्रिज बना रहा है तो वो अपने एरिया में बना रहा है, तो अपने एरिया में जो बंदा जो मर्जी करे, हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, हमें अपनी तैयारी अच्छी रखनी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या होएगी? इंपॉर्टेंस हमने ये देखा कि ये नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक के साथ कनेक्ट करेगा, और नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक के साथ कनेक्ट क्यों करेगा और क्या इसका रेलिवेंस रहेगा? पहली चीज तो ये कि जो नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो है, वहां पे हमने देखा था कि फेब 4 में जो हमारी मतलब नॉट फेब, मई में क्या हुआ था, वहां पे टेंशन राइज हुई, लेकिन साथ के साथ में हमने देखा कि साउथ बैंक पे भी टेंशन राइज होगी। लेकिन उसी टाइम पे हमने देखा कि भाई जो पीक्स थी वहां पे इंडिया के जो हमारे आर्मी के जवान या हमारे BSF वाले वहां पे जाके बैठ गए थे, तो उसकी वजह से अब चाइना ने सोचा कि नॉर्थ को साउथ के साथ अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो जो ट्रूप्स की मूवमेंट है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, वो अपनी तरफ से तो सही सोच रहे हैं। अब इंडिया का इसमें रिस्पॉन्स क्या है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्स कर रही है? पहली चीज उन्होंने बोला कि भी अगर वो बना रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमने पहले बात की। नंबर 2 उन्होंने बोला कि भी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी डेवलपमेंट है, हम उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, दूसरी चीज होगी। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला कि विंटर का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हमने जो आर्मी के ट्रूप्स है या कुछ भी है, हमने वहां पे जो खाना है, राशन है, वो हम पूरा पहुंचा चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और जो चीज है वो कहते हैं 13th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर टॉक्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो मे बी वो मतलब एक दूसरे के साथ बात करके मे बी इसको बंद करवा सकते हैं, या हो सकता है मे बी कि वो बोलेंगे कि यार किस तरह, क्यों ही बनाना है, या फिर इसमें कुछ लड़ाई वाला जो रेलेवेंस है वो वहां पे दिखाने की नई कोशिश करेंगे। क्लियर? तो आज के न्यूज़पेपर में ये एनालिसिस हमने न्यूज का भी देखा और एडिटोरियल का भी देखा। आगे आने वाले कंटेंट के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।